तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल हमने देखा था एक अर्धवार्षिक परीक्षा वाला पेपर है अपने पास 2026 का, उसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमने देख लिए, जहां पे मैंने एडिट क्वेश्चन यहाँ पे डाले थे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अभी हम करेंगे जो 13 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव के, उससे आगे। तो ये अपना पास पेपर पड़ा है, वही है सेम अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कोड है 1003। तो 10th क्लास में फिर से एक बार वापस स्वागत है। और चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाकी आपको पता है क्या है, एक बार याद करवा, आपको याद देना मेरा काम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 बड़े वाले, क्वेश्चन नंबर 4 बड़े वाले देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या देखें, 3 + 2 √ 5 क्या सिद्ध करवा रहा है इसको? अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करवानी है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या। कैसे सिद्ध करोगे भाई? कुछ तो होना चाहिए अपने बात सिद्ध करने के लिए। तो देखिए सिंपल तरीके से सिद्ध करेंगे। पहले तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि √5 एक √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये लाइन क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात, और एक बात तो ये जानते हैं, वो क्या जानते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हाँ भाई अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या व परिमेय संख्या का गुणन। का गुणन कैसा होता है? गुणनफल। अपरिमेय और परिमेय गुणा करोगे तो क्या होगा? गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि अब √5 एक अपरिमेय, अपरिमेय को 2 से गुणा किया तो आता है 2 √5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 √5 भी अपरिमेय संख्या है भाई। अब इतना तक आ गया। सबसे पहले हमने लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या, बाद में ये लाइन लिखी, दोनों का गुणन क्या होता है? अपरिमेय। तो 2 √5 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि अब वापस बता के क्या बताओगे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हाँ भाई अपरिमेय संख्या। और सेम चीज पहले वाले गुणन के लिए लिखी थी, गुणनफल के लिए, अब किस में लिखेंगे? जोड़ के लिए। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग, का योग कैसा होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होती है। ये लिखना है, इसमें केवल लिखना है, इस पर्सन में केवल लिखना है। अतः नीचे क्या लिखोगे? अतः कितना है ऊपर? 2 √5, 2 √5 वह आगे कितना? 3 का योग इक्वल टू नीचे 3 + 2 √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सीधा, इतनी सीधा।
ये लाइन दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये अपना एक सिद्ध करने वाला है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिद्ध क्या करवा रहा है? 3 + 2 = 5 है कि अपरिमेय संख्या। कैसे करेंगे कि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणन क्या होता है? अपरिमेय और परिमेय दोनों का गुणन अपरिमेय होता है। यानी अपने को क्या बताना है कि ये √5 क्या है? अपरिमेय। इन दोनों को गुणा किया तो ये पूरी क्या आ गई? अपरिमेय। इसमें ये परिमेय जोड़े तो क्या आएगी? पूरी अपरिमेय। ऐसे ही सिद्ध करना है, कुछ नहीं है ज्यादा, बस ये बताना ये अपरिमेय, फिर ये दोनों गुणा हो गया अपरिमेय, फिर ये दोनों तीनों जुड़ के अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का प्रश्न में इतनी बात होगी। अतः ये 3 + 2 = 5 के अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो, इसको एक बार पॉज करके लिखो। तो आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो विद्यार्थी ये अपना छठा क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा सा बीच में कट हो गया था तो मैंने लिख लिया। अभी इसको मैं वापस समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है अपना, और क्वेश्चन में आगे क्या 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 कुछ है, क्या क्या किया है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री जाता है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। हाँ, संपूरक कोण होते क्या है कि संपूरक कोण वे होते हैं जिनका योग कितना होता है? 180। भाई दोनों को जोड़ो, छोटा कोण बड़ा कोण या 2 कोण है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 180। हमने क्या लिखा कि माना छोटा कोण x डिग्री है, छोटे कोण को x मान लिया, दूसरा बड़ा कोण है उसको y मान लिया, एक x एक y, यानी छोटे कोण को x, बड़े कोण को y लिया। अपने को पता है दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? संपूरक है तो 180, पूरक होता तो 90। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न के अनुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। बड़ा कोण y है, y है वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है? 18। तो y बराबर क्या होगा? x + 18, यानी 18 ज्यादा है तो छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई तराजू में ऐसे ही होता है कि एक तरफ 6 किलो एक तरफ 5 किलो, छोटा हो तो उसमें 1 किलो और रख दिया तो बराबर हो जाएंगे दोनों। तो ये ज्यादा है 18, तो छोटे वाले में 18 और जोड़ दिए, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो y बराबर है क्या? x + 18। तो y माइनस, अब इसको x को इधर है, इसको उस साइड ले लो भाई, x y दोनों चर राशि तो एक साइड, तो ये इधर है प्लस क्या है, इधर जाके माइनस, तो y - x बराबर है 18। y - x बराबर 18। तो y + x कितना आ गया भाई? एक तो y - x बराबर 18, एक अपने पास दोनों का योग कितना दे दिया? 180, यानी y + x बराबर कितना दिया? 180। y + x बराबर आ गया 180। दो समीकरण पड़ेगी, दोनों को जोड़ दो, एक बार तो क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो y y जुड़ गए 2y, x और x कट जाएंगे, 18 और 180 जुड़ गए 198, 18 और 180 198, यानी 2y बराबर 198। तो y बराबर आ गया 198/2, भाग दिया 99। y का मान 99 है, ये समीकरण 2 में रख दो, एक में रख दो, 2 में रख दो, मुझे इसमें रखना उचित लगा था इसमें रखनी, आप इसमें रखना चाहो तो इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर आ गया। y का 99 में x जोड़िए तो 180 आ गया। 99 में से ये अचर राशि तो इसको दूसरी तरफ ले गए, तो x बराबर आ गया 180 - 99, x का मान कितना है? 81। दो मान थे y और x, दोनों के मान आ गए अपने पास, y बराबर आ गया 99, x बराबर आ गया 81। बस यही है कि बड़ा कोण क्या होगा भाई, अतः बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81। भाई x का मान 81 है, छोटा कोण 81, बड़ा कोण 99, यही बात है। और प्रश्न में क्या बोलेंगे? दोनों का भाई छोटा कोण इससे कितने कम है, बड़ा कोण इससे 18 ज्यादा, तो 18 जोड़ो देंगे 99 आ जाएंगे, और दोनों का योग 180, बस हो गए 180 दोनों का योग। और बट थोड़ी सी बाहर की वजह आ रही है,
अभी देखो ये हो गया, क्या ये हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो लाइक करते रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन है, ये वीडियो पता नहीं क्या हो रहा है, एक बार फिर से अटक गया तो मैंने लिख लिया, अभी चेक किया तो वो कटा। चलो ये समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन अपने पास एक ऐसा डायग्राम दे दिया और बोल दिया कि ये भुजा यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है, ए एल एम ये समांतर है, ये समांतर है, ये दोनों लाइनें समांतर है, ये दोनों लाइनें समांतर है। और सिद्ध क्या करना है कि भुजाओं का अनुपात सिद्ध करना है, ये बटे पूरी बराबर ये बटे पूरी, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो एक तरीका तो ये होता है कि भाई हम कैसे सिद्ध करें इसको, या फिर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं कि भाई देखने में एक जैसे हैं तो भुजाओं के अनुपात समान हो जाएंगे, बस समरूप वाला नियम लगाएंगे। पहले ऊपर वाले दोनों त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज छोटे वाला और ये पूरी बड़े वाला, यानी इतना ए बी ए एम एन और ए बी सी देखने में एक जैसे दोनों, भाई ये और ये पूरा बड़ा। तो ए एल एम व त्रिभुज ए बी सी ए एल एम त्रिभुज ए बी सी, ये कोण दोनों में ही है, इसमें भी है पूरी बड़े वाले में भी कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए एम एल यानी ये और ये दोनों कोण कैसे संगत कोण, ए एम एल बराबर कोण ए बी सी संगत, और ये भी संगत कोण, तो कोण ए एल एम बराबर है कोण ए सी बी, ये दोनों संगत कोण है। बस तीन चीजें मिल गई, ये कोण तीन दोनों त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है। तो ए सर्वांग समरूपता नियम लगता है, ए सर्वांग समरूपता ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, ये छोटे बड़ा और ये पूरा समरूप है। समरूप त्रिभुज की संगत अनुपात भुजाओं के संगत अनुपात है बराबर, समरूप त्रिभुज के भुजा के संगत अनुपात बराबर होते हैं, यानी इसकी भुजा के इसके संगत अनुपात बराबर होंगे, यानी ये बटे पूरी बराबर ये बटे पूरी, यानी कि ए एम बटे ए बी, ए एम यहाँ से यहाँ तक, ए एम ए बी यहाँ से यहाँ तक, ए एम बटे ए बी। मैं देखो उदाहरण कर देता हूँ, ये कितनी बट्टा में पूरी, ये दोनों लाइनें समांतर है तो ये भी है इधर भी है, यानी ए एम बटे ए बी बराबर बीच वाली कितनी ए एल बटे पूरी एसी, ए एल बटे एसी। इसी प्रकार ये बटे पूरी बराबर भाई, इसी प्रकार नीचे वाले के तो दोनों समरूप होंगे, ये भी और ये पूरे समरूप होंगे, तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, इसके बाद ये छोटा वाला भुजा और यहाँ से यहाँ तक पूरी भुजा, ये भी बराबर, यानी ए एल बटे ए सी बराबर ए एल बटे ए डी। अतः अपने पास आ जाएगा कि जब ये बटे ये इसके बराबर है बीच वाली बटे पूरी, तो अब बीच वाली बटे पूरी इसके बराबर आ रही है, तो ये दोनों आपस में भी अनुपात बराबर होंगे, ये बटे पूरी बराबर आ जाएगी। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं है एक बार पहुंच करो, और जो आपके सामने लिखा है सेम पेपर में वैसे ही लिखना, 3 नंबर का प्रश्न आएगा परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो विद्यार्थियों हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो आपके सामने स्लाइड में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-3 8-5 दो बिंदु दे दिए 4-3 8-5 को जोड़ने पर रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 में विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। बिंदु क्या क्या दे दिए, एक बिंदु दे दिया मान लो आपने एक, क्या निर्देशांक है इसके 4-3
ये एक बिंदु दे दिया बी, इसके क्या निर्देशांक दे रखे इसने 8,5, तो ये लो 8,5 बोल रहा है इसके बीच में एक बिंदु है कहीं पे भी, और जो इसको 3:1 में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे कोई बिंदु है, ये अनुपात 3 है, ये अनुपात 1 है, 3:1 में विभाजित कर रहा है। एक तो ऐसा इसका थोड़ा सा इसमें जुगाड़ देखें लॉजिक, ये होता है कि 4 और 8 के बीच टोटल अंतर कितना है दोनों का, जोड़ो 3 और 1 4, यानी बीच की दूरी अनुपात कितनी है 4, और 4 और 8 के बीच में कितने की दूरी है 4 की, यानी 1:1 के बराबर। तो 4 से 5 6 7 8 तक यहाँ पहुंचे, तो ये बिंदु कितना आना चाहिए 7। -3 और 5 के बीच में कितने का गैप है 8 का, अनुपात कितने का दोनों में 4 का, यानी 4 अनुपात किसके बराबर है 8, तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा 2 का, तो 3:6 के, तो -3 से 6 जोड़ो, -3 से 3 के 0, और वापस 3 गए तो आगे, तो 7:3। भाई जुगाड़ देखा हमने तो 7:3 है बिंदु, लेकिन ऐसे नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक नंबर वाला हो तो ऐसे चलो, बाकी हमें निकालना पड़ेगा। देखो फिर भी एक बार और देखो, 4 और 8 के बीच में अंतर 4 का, -3 और 5 के बीच में अंतर 8 का, अनुपात कितनी है दोनों जोड़ के 4, भाई 4 का अंतर 4 अनुपात, यानी 1:1 का, तो 4 के बाद 5 6 7 ये आ गया, -3 से चले तो -3, अब दो का चलेगा, अंदर 8 का अनुपात 4 है, तो यानी एक अनुपात में 2 तो -3, उसके बाद -1, उसके बाद प्लस का 1, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 5, ऐसे चल रहा है। तो ये हमने जुगाड़ से देखिए 7 ही, लेकिन अब तरीके से करते हैं, इसको करते कैसे। अभी देखो अनुपात निकालने के लिए इन दोनों में 3:1 है, तो बीच के बिंदु यानी अंतर विभाजन, इसको क्या बोलते हैं अंतर विभाजन। तो x का मान क्या देगा, मान लो n अनुपात n, ये किसके बराबर n, ये n सूत्र में यही होता है, तो x2m1 प्लस x1mn, x2m प्लस x1 n बटे m प्लस n, यानी कि दूसरा x का मान ये और ये पहला m और x2, n और x1 गुणा होती है, तो मान x2 का मान है 8, n का मान है 3 प्लस x1 का मान है 4, n का मान है 1 बट्टे m और n जोड़ के 3 प्लस 1 कर दो, 8 3 24, 4 बट्टे 4, 24 से 4 28 बट्टे कितने आ गए 7, जुगाड़ से भी 7 आया, ऐसे भी 7। y का मान क्या है, y बराबर होता है m/2 प्लस n/1 बटे n प्लस n, रख दो मान देखिए, m का मान कितना है 3, y2 का मान 5 प्लस n का मान है, n का मान कितना है 1, y1 का मान है -3, ये कितना गया 3 प्लस 1 बराबर कर दो ऊपर, 5 3 15 -1 को -3 से गुणा कर दो 3 बट्टे 3 1 4, यानी आ गया 12 बट्टे कितना आ गया 3। तो m ये बिंदु क्या आ गया x और y, x y कितना आ गया, ये आ गया 7 3, x y कितना आ गया 7 3। तो अभी हम 8वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 9th क्वेश्चन देखो आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ लो तुम साथ साथ। भूमि के एक बिंदु से दे दिया, भूमि पर एक बिंदु है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी भूमि पर एक बिंदु है, क्वेश्चन देखो आप साथ, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक भवन है 20 मीटर, उसके ऊपर एक संचार मीनार है, कि मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अपने पास भवन है, ये मान लो एक भवन है, इसके ऊपर एक मीनार लगा हुआ है ऐसे, ये भवन है 20 मीटर ऊंचा, और ऐसे एक भूमि पर बिंदु है जो इसके भवन से ऊपर मीनार, मीनार के आधार यानी मीनार के तल के साथ में कोण बना रही है 45,
और इसके साथ ऊपर कोण बना रही है पूरा 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये दो मीनार की ऊंचाई h। मान ली मीनार की ऊंचाई कितनी है h। भूमि पर त्रिभुज बन रहे उनके नाम दे दो a b, इधर c, इधर d। अपने पास देखिए कि एक भूमि है, भूमि पर एक बिंदु है, उससे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके ऊपर मीनार लगी हुई है, भवन के ऊपर मीनार लगी हुई है। तो मीनार के आधार से इसका कोण कितना बन गया 45। ऊपर टोटल मीनार के शिखर का टोटल कोण है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, कैसे निकालेंगे बताओ। अपने पास है एक छोटे वाले, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाते, ये थोड़ा बड़ा बना सकते, देखो चित्र में, या फिर ऐसे बड़ा रखते आएगा नहीं। ये दो, इसमें दो दो अपने पास बन गए, ये ए है, बी है, सी है, डी, ये साफ दिखाई दे रहा हो। ये ऊपर दूरी दे दी अपने पास 20, ये दे दिया 45, और ये पूरा कोण दे दिया 60। पहले नीचे वाले त्रिभुज में देखो, छोटे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कैसे ध्यान देखो, त्रिभुज ए बी सी में, छोटे त्रिभुज में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार बताओ भाई, तुम बोल सकते हो, tan बराबर, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। मान रखो लंब का मान 20, आधार की जगह ए बी, tan थीटा यानी tan है 45, तो 20 बटे ए बी बराबर 1। tan 45 का मान हमने रख दिया 1, ए बी का मान आ गया ए बी बराबर 20, ए बी बराबर आ गया अपने पास 20, समीकरण 1। अब बड़े वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में वही सेम tan सम है, लंब बटे आधार, आधार बराबर tan 60 डिग्री। भाई लंब बटे आधार बराबर tan 60। लंब का मान कितना है, लंब का मान देखो पूरा ये h और ये 20। अच्छा लेकिन मीनार की ऊंचाई अपनी क्या मान ली h, तो h प्लस 20, h प्लस 20, आधार का मान है ab, tan 60 का मान है √3। ab बराबर समीकरण 1 से मान रख दो, ab बराबर 20, तो b क्या h प्लस 20 बराबर 20 √3, ab बराबर 20 रख देंगे, और इसको बदल गुणन करेंगे तो √3 से गुणा में जाएगा 20, ये गुणा होकर 20√3, तो h बराबर आ गया 20√3 माइनस 20, तो h बराबर आ जाएगा 20 कॉमन ले लो, 20 √3 माइनस 1, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई ये अपने पास आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर में मीटर। तो साथियों उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या किया, बस इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना क्या करना है, पहले छोटे त्रिभुज लेना है, उसके बाद पूरा बड़ा त्रिभुज लेना है। छोटे त्रिभुज में लंब बटे आधार कर दो, तो पहले ए बी निकालो, 45 है तो यानी ये और ये बराबर होंगे तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद बड़े त्रिभुज में लंब बटे आधार। अब अपने पास ए बी का मान पता है, आधार का मान 20 है, तो वो पहले वाले से 20 इस दूसरे वाले में यूज कर लेंगे। भाई पहले वाले में तो आधार का मान निकाला, दूसरी वाले त्रिभुज में आधार का मान 20 रख देंगे, तो h का मान अपने पास आ जाएगा 20 पोस्ट कर √3 माइनस 1। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर मैं इसको कर देता हूँ साफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या क्वेश्चन नंबर आपके सामने। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप, एक वृत्त के चाप पर केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने एक वही वृत्त है, आकृति में क्या है कि इसकी त्रिज्या कितनी लेनी है अपने को 21 सेंटीमीटर, कितनी 21, और ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60, थोड़ा छोटा कर देते, ये दोनों 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अपने को पूछा त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं दिया हुआ, बस इतना दिया हुआ वृत्त की त्रिज्या 21 कोण दे दिया, तो ये त्रिज्या का ये होता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के त्रिज्या वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है भाई, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। नहीं, ये बराबर यहाँ लगा देते हैं, थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 डिग्री, 360 गुणा पाई का मान, अब 21 है त्रिज्या कटने लायक है, तो पाई का रख देते 22 बटे 21 गुणा त्रिज्या 21 दो बार, जो कट रहे हैं वो काट दो, 60 और 360 कटने कितनी बार है 7 को काट दो 21 से 3 बार, जो बच गए वो गुणा कर दो, 22 गुणा 3 गुणा 21 और बट्टे में 6 और है, इसको वापस काट लो 2 बार, इस 2 को काट दो 22 से 11 बार, यानी क्या है 11 गुणा 21। तो ये अपने पास त्रिज्या आ जाएगी, 21 को 11 से गुणा करो तो 231 गुणा हो गया 231, 11 एकम 11 एक हासिल 1 11 दूनी 22 1 231, किस में मान रहे हैं अपने सेंटीमीटर में, तो इस त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे लिखना है, क्या लिखना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का कितना प्राप्त हुआ अपने पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार वापस देख लेते हैं क्या चीजें दी हुई, अपने पास त्रिज्या दी थी, कोण दे दिया, सिंपल दो चीजें हैं, और त्रिज्या का सूत्र में भी यही दो ही चीज चाहिए, एक तो कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए, मान रखा वैल्यू निकाल दी, उत्तर आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी कौन से किया 10वां क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको कर देता हूं सॉल्व। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े होकर, यानी एक ठोस अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है, एक ठोस है, तो अपने पास ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये एक अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या है शंकु है, ऐसे एक ठोस एक अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये अपना पहले बात, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11, इनकी त्रिज्या कितनी दे दी, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या दोनों की 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। अब ये 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी त्रिज्या के बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अपने पास है ठोस है, तो अर्धगोले के ऊपर शंकु है, दोनों की त्रिज्या बराबर है, और शंकु की ऊंचाई कितनी है त्रिज्या के बराबर है, यानी इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करेंगे, एकदम सिंपल है। ठोस में क्या कह दीजिए शंकु और अर्धगोला, तो ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यही होगा। ठोस का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यानी इसका और इसका दोनों का आयतन जोड़ के सूत्र लगा दो भाई। शंकु का आयतन कितना होता है पाई,
आर स्क्वायर एच बटे 3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देख लो दोनों में कॉमन जो चीजें आ रही है वो ले लो। पहली बात तो दोनों में क्या आ रहा है 1/3 कॉमन आ रहा है पाई आ रहा है और आर का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इधर क्या बच गया h, इधर क्या बच गया 2r। अब मान रख दो जो जो दिया हुआ है वो मान रख दो यानी अपने पास दो है क्या दिया है ठोस इसमें शंकु और अर्धगोला। शंकु में क्या है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर। दोनों में कॉमन लिया 3 आ गया बटे में कॉमन पाई दोनों में तो कॉमन आर स्क्वायर इसमें भी तो आर स्क्वायर कॉमन। इधर क्या बच गया h, इधर क्या बच गया 2 और r तो 2r मान रखो यानी ये तो h के बराबर शंकु में h आईडी ही होती है तो h का मान 1 r का मान 1 दोनों का एक ही 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 1 सबका मान 1 कर दिया। एक त्रिज्या का भी h का भी क्या बन गया 1/3 पाई अंदर 1 प्लस 2 यानी 1/3 पाई गुना 3 से कट गया 3 तो आयतन कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो लास्ट में ये चीज लिखनी है कि ठोस का आयतन कितना प्राप्त हुआ अपने को ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है समझ में आया। ठोस का आयतन कितना पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक बार वापस देख लो क्या क्या किया है बताओ। एक शंकु है एक अर्धगोला दोनों का आयतन लेना है। यस शंकु वाला सूत्र लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगाया 2/3 पाई आर क्यूब दोनों को जोड़ दिया यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2r मान रख दिए तो उसका आयतन कितना गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास है सारणी और माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में माध्य ज्ञात करना है। ये समझ में आ गया हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लो आप माध्य ज्ञात करना है। अपने पास सारणी दी हुई है वो मैं सारणी बना लेता हूं। क्या साक्षरता पहले क्या लिखी हुई है साक्षरता इधर है नगरों की संख्या नगरों की इधर क्या की मान कितने दे दिए 45 से 55 55 से 65 55 से 65 65 से 75 और 75 से दे दिए 85 85 से 95 तक दे रखे कितने मान दे रखे इसकी 12 मान तो दे रखे 3 10 11 8 और 12 के लास्ट में 3 ये इसकी 12 मान है। जरा थोड़ी चॉकलेट है देखते हैं 8 इसमें पड़ी हो तो ये 12 बार था। चलिए इस सारणी को तो अब ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास ये एफ आई दे दिया ये एक्स आई दिया है नहीं तो इधर बना देते हैं पहले साक्षरता अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इधर बाद में क्या देंगे नगरों की संख्या ये यानी ये एफ आई आ गई फ्रीक्वेंसी 12 बार था और इधर एक्स आई क्या आएगा दोनों को बीच में साक्षरता बताओ देखिए साक्षरता में 45 से 55 55 से 65 65 से 75 75 से 85 85 से आ गया 95 12 बार तक कितनी दे दी 3 10 11 8 3 ये अपने पास 12 बार था। ऐसे ही क्या होगा इन दोनों के बीच में 45 55 के बीच में 50 इनके 60
70 80 90 ये यानी इन दोनों के बीच में 45 55 के बीच में 50 55 65 के बीच में 60 65 75 के बीच में 70 75 80 85 के बीच में 80 80 और 85 90 के बीच में 90 90 85 95 के बीच में 90। अभी जो हमने तरीके से लिख लिया, अब एक्स आई एफ आई कितना होगा? एक्स आई एफ आई इसको गुणा करो पहले 24 क्या चालू ठीक है। तो ये बार एक्स आई एफ आई क्या होगा? तो 3 50 कितना हो गया? 150 10 60 कितना हो गया? 11 7 77 7 8 640 9 3 180 9 3 27 270। तो ये एक्स आई एफ आई हो गया। बैठो एक्स आई एफ आई निकाल लिया। अब अपने पास माध्य क्या होता है? इनका योग देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है? सबका जोड़ो लास्ट में 0। कहाँ गया? तो अपने पास एक्स आई एफ आई आ गया। अब इनको गुणा किया एक्स आई एफ आई, ये इनका योग देखो 0 7 5 12 4 16 7 23 16 7 23 का 3 हासिल भाई 2 2 और 1 3 6 3 9 9 7 16 16 6 22 2 24। तो आ गया 2430। इनका योग कितना है? एक्स ये एफ आई का 3 10 13 3 और 10 13 13 और 11 24 24 8 32 3 37 35। 35 माध्य का क्या सूत्र होता है? माध्य का होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई माध्य बराबर इनका मान आ गया 2 130 बटे 35। भाग दो। तो 1 मिनट तो इनमें करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? पहले तो हम काट सकते हैं, 5 से काट दो देंगे ऊपर नीचे, या 7 से काटो। तो पहले 5 से काट देते हैं। तो इसमें 5 में भाग दिया कितना है? 4 8 बजे 40 6 बजे 30 और बटे 7। इसमें 7 का भाग दे दो 8 से कितने 7 से 46 कितने बच गए? 6 66 में भाग दिए तो 9 7 63 बच के 30 यानी 700 के 28 बच के 2 7 दूनी 14 और 6 तो ये हो गए 69.42 8 भाग दिया 69.42। तो अपना मान दें क्या क्या 69.42। चलिए एक बार वापस देखो क्या किया हमने ये क्या एक्स आई दे दी, ये दे दिया साक्षरता, फिर नगरों की संख्या एफ आई है तो एक्स आई ज्ञात कर लेंगे इनके बीच में, बीच का मान तो एक्स आई आ गया इनके बीच का। एक्स आई एफ आई ज्ञात करना तो एक्स आई एफ आई दोनों को गुणा करो, ये गुणा ये एक्स आई एफ आई आ गया, इनका ये होगा 2430 सिग्मा एफ आई है या 35। तो मान दे क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, मान रख दिया उत्तर आ गया 69.400 क्या 69.428 माध्यम क्या क्या 69.428। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको कर देता हूं साफ।
तो साथियों अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 13। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल नहीं हो? क्वेश्चन नंबर 5 है, बढ़िया दिख रहा है। कितनी गेंदें अपने पास थैले में? 3 तो है लाल, 3 है, 5 है काली, तो कुल गेंद कितनी हो गई? 8। कुल हो गई 8। अपने को बस ही पूछे कि एक गेंद निकालनी है, एक गेंद निकालनी है। क्या प्राइस है कि गेंद लाल हो? भाई गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। ये लो घटना के सूत्र लगाना, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। लाल गेंद होने की प्रायिकता तो क्या आ जाएगी? लाल गेंद होने की कितनी है? लाल गेंदें लाल 3। तो प्रायिकता बराबर आ जाएगी 3 बटे 8। दूसरी बात, गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, गेंद लाल नहीं लाल नहीं होने की प्रायिकता, ये क्या देगी? 5 बटे लाल नहीं है, इसका मतलब कैसी गेंद है वो? काली। तो लाल नहीं है तो यानी काली, तो 5 बटे 8। लाल गेंद होने की प्रायिकता 3 बटे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो साथियों अब हमने देखो 13 तक क्वेश्चन कर लिए, जो लघुरात्मक प्रश्न है लघुतरात्मक वो कर लिए। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अपना वीडियो का, उसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है, तो बीच में कहीं पे रुक रहा है कभी, तो हमारे भी समस्या नहीं हो सकता है वीडियो में थोड़ी बहुत आपको समस्या आ जाए कहीं पे। तो उम्मीद है बाकी सब चीज़ें ठीक है और आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो लाइक कर देना, वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने हो सके जितने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।